हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप रैंकर। आज हम लोग एस्टेट के एक फिजिकल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम और फेस इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ली चटलियर प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, और फेस इक्विलिब्रियम में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेस रूल, फेस इक्विलिब्रियम, वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस पे आपने इस तरह एक और लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये टुकड़ा कभी इस तरफ की ओर जाएगा, कभी इस तरफ। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, ये टुकड़ा आपस में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर पे लगने वाले फोर्स और इधर पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे बचपन में आपने पेंसिल को अपने हाथ पे टिकाने की कोशिश की होगी, तो कभी पेंसिल इधर होती थी, कभी इधर, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि दोनों बराबर हो जाती थी। जैसे सी सॉ में बात की जाए, सी सॉ में भी क्या होता है, अगर यहाँ ए बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ बी, तो ये क्या होगा, डाउन जाएगा, तो ये अप जाएगा। ठीक है, पर एक ऐसा टाइम भी होता है कि दोनों क्या होते हैं कि एकदम दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब जित एक दूसरे के समान हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में हमें तीन चीज़ों के बारे में देखना है। पहला केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक, एंड थर्ड वन इज फेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। आयनिक आपको पढ़ना नहीं है, और फेस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले कुछ केमिकल रिएक्शन है, उनके बारे में जानना होगा। जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जैसा आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, ये सिर्फ वन डायरेक्शन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। जब रिएक्शन से प्रोडक्ट की जा रहा है तो इस पे क्या होगा, वन डायरेक्शन होगा। ठीक है, और दूसरी बात, इस पे जब वन डायरेक्शन है तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कैन नॉट अटेंड, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाता है, देन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मतलब बोथ डायरेक्शन की तरफ होता है। और इसमें इक्विलिब्रियम अटेंड करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कि नहीं? तो नहीं, रिएक्टेंट कैन नॉट कन्वर्ट कंप्लीट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट पूरा का पूरा कभी भी प्रोडक्ट में नहीं, क्या ये इस रिएक्शन स्टॉप होता है? नहीं, ये रिएक्शन चलते जाता है। ठीक है, रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, एक रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को बंद कर दिया है। ठीक है, अब क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है, और फिर कुछ देर बाद जब दोनों का रेट ऑफ किसका, रिएक्टेंट का बराबर हो जाता है रेट ऑफ
प्रोडक्ट के, या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, तब बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। ठीक है, इन ए क्लोज कंटेनर। कौन सा कंटेनर होना चाहिए? क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, जैसे अगर मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो रेट ऑफ, ये है फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो बराबर होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड के। ठीक है, ये कंडीशन है किसकी? इक्विलिब्रियम की। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो गया है। ठीक है, अब एक जैसे और क्या होता है, साथ ही साथ एक और चीज़ होना चाहिए, डायनेमिक नेचर में होना चाहिए। डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब जैसे ए से बी हो रहा है, इसको ऐसे समझिए, एक मॉल है। ठीक है, ये मॉल का दरवाज़ा है, तो मॉल से 10 आदमी आ रहे हैं और 10 आदमी क्या हो रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछेंगे आपसे मॉल में कितने आदमी हैं, तो कितने होंगे? टोटल 10 ही आदमी होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक। अब इसको ग्राफ किस से देखिए। ठीक है, जैसे अगर ग्राफ हम बोले कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का और रेट वर्सेस टाइम के बीच में, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें कंसंट्रेशन पहले 10 थी, अब 0 हो गई। यहाँ 10 थी, 9 हो जाएगी, यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी? 1। तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ने लगेगी, और रिएक्टेंट की क्या हो रही है? घटने लग रही है। अब इसको ग्राफ से देखिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जो जब दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हो सकता है कि ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, और दोनों क्या हो जाए? फिर कांस्टेंट हो जाए, बिना किसी को कट किए। यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों ने कट कर दिया, या हो सकता है कि कट ना करे, तब पर भी क्या बोलेंगे? कि यहाँ इक्विलिब्रियम है। और क्या हो सकता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस तरह के ग्राफ को क्या इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं? दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? सेम हो गया है। सेम हो गया तो भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। तो कंसंट्रेशन क्या है? बात करें कंसंट्रेशन, या तो कांस्टेंट होनी चाहिए और सेम। क्या सेम कहानी रिएक्टेंट में होगी? अगर रेट ऑफ रिएक्शन टाइम का ग्राफ खींचे, क्या सेम ग्राफ इन सब के लिए भी आएगा? रेट वर्सेस टाइम। क्या हो रहा है? रेट रिएक्टेंट का कम हो रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो क्या इसको बोलेंगे, जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे, इस कंडीशन को रिएक्ट कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया? नहीं, इक्विलिब्रियम के लिए रेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ग्राफ कैसे होगा इसका? रेट टाइम। तो ये क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, और ये एक टाइम पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो गया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा।
अब सपोज एक रिएक्शन हो रहा है ए से ई प्लस बी से बी, ठीक है, और ये बन रहा है सी से सी प्लस डी से डी। ए बी सी डी क्या है, लेट्स मान लेते हैं कि ये स्टेचोमेट्रिक है, मैट्रिक है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा, एक एक्टिव मास को और एक लॉ ऑफ मास एक्शन को, ठीक है। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास कि जितने नंबर ऑफ ग्राम मोल्स आपके सब्सटेंस के है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, या इसको इस टर्म में भी बोल सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन है, और क्या बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये मोलैरिटी है, और क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ बाय वॉल्यूम है, इसको ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एक्टिव मास कैसी प्रॉपर्टी होगी हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव का रेशियो है, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो भी मेरा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास चाहे रिएक्टेंट का हो और प्रोडक्ट का हो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। जैसे अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात की जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा मेरा, किसका, एक्टिव मास किसका, ए टू द पावर ए इंटू बी के पावर बी, ठीक है। और बैकवर्ड की बात की जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी, ठीक है। फॉरवर्ड बराबर क्या होगा, के फॉरवर्ड इंटू ए के पावर ए और बी के पावर बी, और सेम इसके लिए भी वही होगा, के बैकवर्ड बराबर के बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट इंटू सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी, इनका एक्टिव मास। अब हम लोग क्या जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि के फॉरवर्ड ए के पावर ए बी के पावर बी बराबर के बी के पावर सी इंटू डी के पावर डी, और बोल सकते हैं हम लोग कि के फॉरवर्ड बट्टा के बैकवर्ड बराबर सी के पावर सी इंटू डी के पावर डी डिवाइडेड बाय ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी। तो इस के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाए कंसंट्रेशन के टर्म में या फिर प्रेशर के टर्म में, अच्छा यहाँ एक बात याद रखिएगा, एक्टिव मास प्योर सॉलिड के लिए और प्योर लिक्विड के लिए, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 होता है, ठीक है।
ये बात ध्यान में रखिएगा। जो भी बात करेंगे यहाँ पर हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म में बात करेंगे। सेम रिएक्शन है हमारे पास। ये रिएक्शन हमारे पास सेम है, तो क्या हो जाएगा, Kc से डिनोट करेंगे इसको, C के पावर C इंटू D के पावर D, B के पावर B इंटू A के पावर E। और प्रेशर के टर्म में बात करेंगे तो प्रेशर के टर्म में लेंगे कि पार्शियल प्रेशर A का C का डिवाइडेड बाय C इंटू पार्शियल प्रेशर D का पावर में D, पार्शियल प्रेशर A का इंटू A और पार्शियल प्रेशर B का इंटू B। ठीक है। अब आइडियल गैस लॉ से क्या जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होता है। P इक्वल टू क्या होता है, N/V RT। और P इक्वल टू N/V को क्या लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन RT। ठीक है। अब P की जगह कंसंट्रेशन रख देंगे कि P इक्वल टू C के पावर C, C के पावर D, C के पावर में A इंटू C के पावर में B इंटू RT के पावर में, ये RT वाले पार्ट को लिख रहे हैं, RT के पावर C इंटू RT के पावर D RT के पावर C इंटू RT के पावर में D RT के पावर में A इंटू RT के पावर में B लिख सकते हैं। और क्या इसको बोल सकते हैं कि Kp इक्वल टू, इस टर्म को पूरे को क्या बोल देंगे, Kc इंटू RT के पावर में, इनका एडिशन हो जाएगा C प्लस D डिवाइडेड बाय RT के पावर में A प्लस P। और Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc इंटू RT के पावर में C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है। अब C प्लस D माइनस A प्लस B को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा Ng, जो कि क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग आपसे केस पूछ लिए जाते हैं। डेल्टा एन जी को कैसे निकालेंगे हम लोग, सपोज N2 प्लस 3H2 से आपका अमोनिया बना है। ठीक है। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, मैंने क्या कहा कि सम ऑफ किसका, प्रोडक्ट का 2 माइनस इधर 3 प्लस 1 4, तो डेल्टा एन जी कितना आएगा, -2। इस तरह से हम लोग डेल्टा एन जी को निकाल लेंगे। ठीक है। अब अलग अलग केस आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर डेल्टा एन जी। अगर पहले केस की बात की जाए, केस 1 की बात की जाए, अगर आपसे बोल दिया जाए कि डेल्टा एन जी आपका 0 है, डेल्टा एन जी 0 है, तब क्या होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, एनीथिंग टू द पावर क्या होता है 0 1, तो Kp बराबर Kc आएगा। ठीक है। अगर सेकेंड केस की बात की जाए, केस 2 की बात की जाए, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब डेल्टा एन जी हमारा पॉजिटिव है, तब क्या होगा, Kp ग्रेटर देन Kc।
अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो मतलब केपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी केसी से। थर्ड कंडीशन की बात करें, केस थर्ड कि डेल्टा एन जी का वैल्यू लेस देन 1 है और डेल्टा एन जी मतलब क्या हुआ, नेगेटिव है, तब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब के सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी के पी से, के सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी के पी से। ठीक है, ये 3 केस याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि अगर आर हमारा 1/t हो जाएगा तब दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगी, तब के पी और के सी का रिलेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आप बताइएगा। अब इसकी यूनिट की बात की जाए, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बात की जाए और प्रेशर के टर्म में बात की जाए, कंसंट्रेशन के टर्म में क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन जी, और प्रेशर के टर्म में एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर डेल्टा एन जी, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी, और क्या लिख सकते हैं, बार टू द पावर डेल्टा एन जी। प्रेशर की किस यूनिट पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हम लोग। एप्लीकेशन की बात की जाए, रिएक्टेंट से अगर हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो केसी के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और केपी के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इतना हम लोग बोल सकते हैं। अगर हमारा के इंक्रीज होगा तब क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट स्टेबल। ठीक है, और अगर के कम हुआ तब क्या होगा, रिएक्टेंट स्टेबल। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेचोमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं। स्टेचोमेट्रिक रिलेशन, सपोज आपसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, केस 1 की बात करी जाए। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको K1 दे दिया है। अब क्या बोल रहा है आपसे कि ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से रिवर्स कर दिए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा मेरा K2, तब इसको लिख देंगे रिवर्स करके 1/K1। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। अगर दूसरी कंडीशन की बात की जाए, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, अगर यहाँ n स्टेचोमेट्रिक से मल्टीप्लाई कर दिया जाए NP, तब क्या हो जाएगा, K2 हमारा K1 का स्क्वायर टू द पावर n हो जाएगा। जितना पावर दिया होगा जिससे इंटू कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो, अगर सेम कंडीशन में अगर डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, तब वो डिवाइड में आ जाएगा। मान लो 1/n किए हैं, 1/n प्रोडक्ट किए हैं, तो K1 क्या हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा, K1 टू द पावर 1/n। ठीक है, अगर हमारा A से B हो रहा है एक रिएक्शन, इसका K1 वैल्यू है, और फिर हमारा C से D बन रहा है, इसकी वैल्यू है K2, और ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है कि A प्लस C से बन रहा है B प्लस D K3, तो K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इन दोनों का प्रोडक्ट K1 इंटू K2, एडिशन नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा।
कि S सॉलिड में है प्लस O2 गैस बन रहा है और हमारा बन रहा है SO2, ठीक है, जो कि गैस है। इसके K1 की वैल्यू दे दी है 10⁻52, ठीक है, ये पहला है। दूसरा आपको दे दिया है 2S सॉलिड प्लस 3O2 से बन रहा है 2SO3, जिसकी K2 की वैल्यू दे दी है आपको 10⁻129। थर्ड आपसे पूछा गया है 2SO2 से 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इस K3 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसको आप देखिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। और क्या चेंज है, ये रिवर्स में है। सबसे पहले इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, मतलब इसको हम लोग ले जाएंगे SO2 से S प्लस O2, तो ये भी रिवर्स होगा, K1 हो जाएगा हमारा 1/K1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2SO2 से 2S प्लस 2O2, ठीक है। तो मतलब 1/K1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस 2S से यह 2S इंटू हो जाएगा और 2O2 से ये हो जाएगा, तो 2SO2 प्लस O2, ये इक्वेशन आ गई। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 1/K1 का स्क्वायर इंटू K2, तो K3 हमारा लिख सकते हैं 1/10⁻104 इंटू 10⁻129, तो K3 हमारा कितना आ जाएगा 10⁻25, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग अलग से करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप टॉप रैंकर में जाके एस्टेट में जाके वहाँ से आप टेस्ट को कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आपके पास N2 प्लस 3H2 3H2 से 2 अमोनिया बन रहा है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 2 - 4 = -2, ठीक है। आपको बताना है Kp क्या Kc इंटू R⁻ क्या हो जाएगा -2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में और क्या पूछ सकते हैं कि सपोज Kc/Kp बता दीजिए आप, और क्या पूछ सकते हैं कि Kp/Kc क्या होगा, ठीक है, या न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएगी Kp की Kc की, इस तरह से आप देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जो इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने डिसोसिएट हुए हैं, और कितने में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है। जैसे ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इनिशियल सपोज 2 मोल है आपके पास Ni इनिशियल में, और यहाँ 0 है। चेंज कितने का हुआ, मान लीजिए यहाँ स्टेचोमेट्रिक 1 है, तो -x
और यहाँ कितना बना +x, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में 2 - x और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा x/2, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखिए, 2a से 3b बन रहा है। अब आपके पास इनिशियल मोल 5 है, ठीक है, 5 है 0, चेंज कितने का हुआ 5 - 2 है तो 2x और यहाँ कितना बनेगा 3x। तो डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम पे ये हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 2x/5, ठीक है। एक और देखिए, 2a + 3b से बन रहा है c + d। मान लीजिए इसके लिए इनिशियल 5 है, इसके लिए 3 है, तो 5 3 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 5 - 2x, ये 3 - 3x, ये x, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 2x/5 और इसके लिए 3x/5, 3x/3, ठीक है। ये ए के लिए था, ये बी के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो उसने आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि HI डिसोसिएट हो रहा है H2 + I2 में और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ है 50%, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, 2HI, मान लीजिए इनिशियल 2 मोल थे, ये 0 0 थे, अब क्या होगा 2 - 2 अल्फ़ा, ये x, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 2x/2 और कितना दिया हुआ है 50%, तो 50/100, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो 2x = 1, x बराबर कितना आएगा 0.5, ठीक है। यहाँ से कितना वैल्यू निकल जाएगा 2 - 1 = 1 और ये 0.5 0.1। तो के इक्विलिब्रियम आपसे पूछा गया था, के इक्विलिब्रियम क्या होगा 0.5 × 0.5 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो के इक्विलिब्रियम कितना आएगा 0.25, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इजी सा आपसे पूछा गया था। अब हम लोग बात करेंगे ली चाटलियर प्रिंसिपल के बारे में। ली चाटलियर प्रिंसिपल में क्या बोलता है कि अगर आपका सिस्टम, इफ सिस्टम इज इन, किस पे है इक्विलिब्रियम पे। अब ये कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कब, जब हम चेंज कर रहे हैं, जब हम लोग चेंज कर रहे हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ठीक है। ये सब चेंज करने पर क्या हो रहा है, कुछ ये एक्सपीरियंस कर रहा है। जिस एक्सपीरियंस करने से क्या हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। ली चाटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, कब, जब चेंज कर रहे हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन का, तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। अब इस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के कारण इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करेगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, टू ऑफसाइड द इफेक्ट। यहाँ क्या कर दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर हमारा कोई इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, ठीक है, अब प्रेशर, टेम्परेचर लगाने से कुछ इसमें इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के कारण ये
उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगा जिधर आपका, जैसे मान लीजिए इधर कंसंट्रेशन कम है तो ये इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन से शिफ्ट करेगा इस कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको जब इसमें बात करेंगे तब क्लियर समझ में आएगा कि जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात की जाए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात की जाए, सपोज आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में जा रहा है। अब क्या किया आपने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इस ज़्यादा कंसंट्रेशन को कम करना है तो किधर की ओर जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो किधर की ओर मूव करेगा, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, कंसंट्रेशन कम हो गई, रिएक्टेंट की कम होते जा रही है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी रिएक्टेंट की तरफ जाने लगेगा, तो ये इधर की ओर बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर सेम प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट की तरफ आने लगेगा। और सेम अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने लगेगा, तो मतलब फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रेशर के इफेक्ट की बात की जाए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात की जाए, तो प्रेशर के इफेक्ट में आप ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए आपके पास एक पिस्टन है, यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आने लगेंगे, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। इतना आपको याद रखना है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा रिएक्शन है, N2 + 3H2 2 अमोनिया हो रहा है। अब आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स किधर ज़्यादा है, इधर, तो ये किधर जाना चाहेंगे, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब ये फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। अब क्या हुआ, प्रेशर घटाया आपने, प्रेशर घटाया तो नंबर ऑफ मोल्स घटने लगे, नंबर ऑफ मोल्स घटने लगे तो किधर की ओर जाना चाहेगा, ये बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे कि इंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है। ये आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव। ठीक है, इंडोथर्मिक में क्या होता है, जैसे ए एक रिएक्शन है, यहाँ हीट दिए तो ये बी बन रहा है, तो ये क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट दे रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, और एक और रिएक्शन की बात की जाती है, ए से क्या हो रहा है, पी प्लस हीट रिलीज हो रही है, तो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसमें पहले से हीट है, हीट दे रहे हैं और हीट देने लगे और हीट देने लगे, तो क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट करने लगेगा, प्रोडक्ट में, तो ये किधर की ओर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है,
अब क्या करते हैं, टेम्परेचर कम किए, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट किधर की ओर शिफ्ट करना चाहेगा, बैक, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट देना चाहेगा, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। सेम इंडो एक्सो के लिए भी सेम, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, अगर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बैकवर्ड से इधर की ओर शिफ्ट करेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो ये फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब दो और केस है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं लाता है, इट डज नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब एक और कहानी है इसमें कि अगर एडिशन कर देंगे इनर्ट गैस का, तब क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। दो कहानी है इसमें, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तब क्या होगा, और कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। सपोज एक कंटेनर है, उसमें N2 + 3H2 से अमोनिया बन रहा है, ठीक है, और इसमें 10 atm प्रेशर है इसका। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, हीलियम ऐड किया, हीलियम का भी कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मान लेते हैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टोटल कितना होता 10, तो अब कितना हो गया इसका H2O का 8, मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए हैं तो रिएक्शन किधर की ओर जाना चाहेगा, ये किधर की ओर जाना चाहेगा, बैकवर्ड की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, ये कुछ आप बातें याद रखिएगा। अगर यहाँ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज हुई तो क्या हुआ था, ये किधर की ओर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ, फॉरवर्ड। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई तब बैकवर्ड, ठीक है। तो आप इस तरह से एक चार्ट के तौर पे लिख लीजिएगा कि क्या इफेक्ट, किसके कारण क्या इफेक्ट हुआ था, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी इससे, ठीक है। ये एक जगह आप करके रख लीजिएगा कि बाकी सबका क्या इफेक्ट होगा, जैसे वॉल्यूम का नो इफेक्ट, ठीक है, कैटलिस्ट
नो इफेक्ट। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। अब प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ होंगे, तो उधर की ओर शिफ्ट करेंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये था, इतनी चीज़ें थी आपकी इक्विलिब्रियम में। क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को उतना डिटेल में सिलेबस में दिया नहीं, उतना पूछा नहीं है, और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अब बात करते हैं हम लोग फेस इक्विलिब्रियम की। फेस इक्विलिब्रियम मेनली आपको तीन चीज़ों के बारे में जानना है। फेस, कंपोनेंट और वेरिएबल, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। फेस को पी से डिनोट करेंगे, कंपोनेंट को सी से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैपिटल एफ से। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेस की, कि फेस होता क्या है। ठीक है, फेस आपका होमोजीनियस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, और जिसको मैकेनिकल सेपरेट कर सकें, मैकेनिकली हम लोग सेपरेट कर सकें। ठीक है, और ये डायनेमिक होता है। जैसे ये कंटेनर है, इसमें आपका बर्फ़ है, साथ ही साथ आइस के साथ साथ क्या है, वाटर है, और वाटर वेपर है कुछ। ठीक है, अब इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर तीन फेज़ है। फेज़ कितने हैं, तीन। ठीक है, जैसे कि ये आइस का है, H2O सॉलिड है, और ये H2O गैस है, और यहाँ H2O लिक्विड है। ठीक है, अब फिर पहचानेंगे कैसे, कौन सा फेज कैसा होता है। अब गैसियस सिस्टम की बात की जाए, अगर गैस है, एक कंटेनर है, हीलियम है, नियॉन है, ठीक है, और भी गैसेस है, तो क्या होगी, अगर ए गैस है और बी एक गैस है, तो ये गैसेस क्या होती है, मिक्सचर होती हैं, तो ये अपना एक ही फेस दिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको कंडीशन लगा दी जाए कि ए का वैन-डर-वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है 20 है, अगर इसका वैन-डर-वाल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वैन-डर-वाल अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, एजी लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विफाइड होगा तो ये लिक्विड में ड्रॉपलेट में बदलने लगेंगे, तब क्या हो जाएगा फेस, तब दो फेस हो जाएंगे। ठीक है, वैसे गैस अपना एक ही फेस दिखाता है, ये आप रखिएगा, गैसेस गिव ओनली वन फेस। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि
होमोजीनियस जब होगा तो वो अपना एक फेस दिखाएगा। होमोजीनियस मतलब जैसे अगर गैस है, गैस है तो अपना एक फेस दिखाएगा, ठीक है, होमोजीनियस गैसेस। अगर नेक्स्ट बात की जाए, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगा, ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस होगा तो सॉल्यूट अपना एक अलग फेस दिखाएगा प्लस सॉल्वेंट अपना एक अलग फेस दिखाएगा, ठीक है। तो फेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि कितने सॉल्यूट है। सॉल्यूट अपना अलग फेस दिखाएगा, सॉल्वेंट अपना अलग फेस होगा, तो डिफरेंट फेस, ठीक है। अगर आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस है तो कितने फेस दिखाएगा, एक ही फेस दिखाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहा है पोलर में, यह भी होमोजीनियस है, तो कितना होगा, एक फेस होगा। अगर सेम नॉन पोलर में डिसॉल्व कर रहा है, ये भी क्या होगा, होमोजीनियस है, तो एक फेस। अगर हम कहें कि पोलर डिसॉल्व कर रहा है नॉन पोलर में, मतलब CO2 डिसॉल्व कर रहा है H2O में, तब यहाँ फेस कितने हो जाएंगे, दो फेस। CO2 अपना अलग फेस दिखाएगा, H2O अपना अलग फेस दिखाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि सॉलिड डिफरेंट फेस दिखाते हैं, जितने भी सॉलिड होंगे वो अलग अलग फेस दिखाएंगे। सॉलिड गिव डिफरेंट फेस, ठीक है। जैसे CaCO3 है, सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, प्लस CO2 गैस बना रहा है, गैस बन रहा है। तो ये सॉलिड जो है अपना एक अलग फेस दिखाएगा, ये सॉलिड अपना एक अलग फेस दिखाएगा, गैस अपना एक अलग फेस दिखाएगा, तो तीन फेस होंगे, ठीक है। सॉलिड अपना डिफरेंट फेस दिखाएगा, इतना आपको याद रखना है। अगर और बात की जाए, अगर गैस प्लस लिक्विड हुआ तब क्या होगा, तब ये भी अपना अलग अलग फेस दिखाएंगे, यहाँ दो फेस हो जाएंगे। अगर हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड हुआ, यह भी डिफरेंट फेस दिखाएंगे, दो अलग अलग फेस दिखाएंगे। अगर हमारे पास एलॉय हुआ तब क्या हुआ, वो सेम फेस होंगे, क्योंकि सब ये क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस जो होते हैं वो एक ही फेस दिखाते हैं, ठीक है। फेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट की। कंपोनेंट कहते हैं कि स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट को, ठीक है, कि वो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या है। जैसे यहाँ पर क्या है, मेरे पास आइस है और वाटर भी है, और यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर भी है। H2O लिक्विड में है, H2O सॉलिड में है, H2O गैस में। तो है तो सब क्या, H2O ही ना, सब तो क्या है, H2O। तो इसमें क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिशन कौन हुआ इसका, वाटर ही। तो वाटर को एक क्या बोलेंगे कि एक कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट को निकालते हैं हम लोग C = N-E, ठीक है। C क्या है, कितने कंपोनेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट
कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट, और ये क्या ई क्या है, रिलेशन बिटवीन दैम, रिलेशन बिटवीन दैम, उनके बीच के रिलेशन को, रिलेशन बिटवीन दैम, उनके बीच के रिलेशन को बता रहा है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि H2O सॉलिड है, से H2O लिक्विड जा रहा है और H2O गैस, ठीक है। तो क्या है, C इक्वल टू N माइनस ई, ठीक है। N कितना है, 1 2 3, 3, इनके बीच में रिलेशन कहाँ है, 1 2, 2 रिलेशन है 2, तो C इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो कंपोनेंट कितना है इसमें 1, ठीक है। बात की जाए CaCO3 से बन रहा है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। C इक्वल टू क्या है, S माइनस, एक मिनट, C इक्वल टू क्या है, N माइनस ई, तो N कितना है, 1 2 3, 3 माइनस रिलेशन कितना है 1, तो 3 माइनस 1, तो कंपोनेंट कितना है इसमें, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट देखेंगे। अगर बात की जाए NH4Cl सॉलिड से अमोनिया प्लस HCl बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर C कितना हो जाएगा, C इक्वल टू SN माइनस ई, अरे S क्यों आ रहा बार बार, तो यहाँ कितना है 1 2 3, तो 3 माइनस ई, रिलेशन कितना है 1, तो 3 माइनस 1, कंपोनेंट कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल की, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, या बोल सकते हैं हम लोग वेरिएबल। इसको थोड़ा सा वेरिएबल या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे समझिए, आइस इक्विलिब्रियम में है लिक्विड के साथ, ठीक है। आइस क्या है, लिक्विड इक्विलिब्रियम है इसके साथ, लिक्विड के साथ। अब मान लीजिए इसका कुछ प्रेशर है, आपने दे दिया है प्रेशर, और वेरिएबल कितने होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा ही होगा कि P V T, ये 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ प्रेशर दिया है तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर आप टेम्परेचर यहाँ का बता दीजिए कितना होगा, हम बोलेंगे ज़रूर, चार्ल्स लॉ से बता सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, आप प्रेशर दीजिए हम टेम्परेचर बता देंगे, ठीक है। तो आपको वेरिएबल निकालने के लिए कम से कम एक चीज़ का जानकारी होना चाहिए। अगर यहाँ 3 कंपोनेंट सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ आइस भी है, वाटर भी है और वेपर भी है, तब क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होता है, पर्टिकुलर कंडीशन पे होता है, तो यहाँ पर बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि इसका वेरिएबल क्या होगा, ठीक है। तो गिब्स ने एक फार्मूला दिया था वेरिएबल के लिए कि अगर आपको वेरिएबल निकालना है, उसमें कितने वेरिएबल है या कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आप निकालेंगे C माइनस P प्लस 2, ठीक है। C क्या बताता है, कंपोनेंट को,
पी किसको बताता है, फेस को, और एफ बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को और वेरिएबल को। ठीक है, जैसे अगर मेरे एफ के पास वैल्यू 0 है तब इसको बोलेंगे इनवेरिएंट। ठीक है, अगर एफ इक्वल टू 1 है तो ये बोलेंगे यूनिवेरिएंट है। अगर एफ इक्वल टू 2 है तब क्या बोल देंगे, बाई वेरिएंट। इस तरह एफ इक्वल टू 3 को क्या बोल देंगे, ट्राई वेरिएंट। तो मतलब इसमें एक भी वेरिएबल कंस्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम में से कुछ हो सकता है, और इसमें टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों में से कुछ एक हो सकता है, दो हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, H2O सिस्टम से ही लेते हैं। H2O लिक्विड है, H2O वेपर के साथ। ठीक है, अगर लिक्विड वेपर सिस्टम की बात की जाए तब क्या होगा, सबसे पहले फेस अलग अलग है तो दो फेस, कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 2 - 1, 2 - 1 तो कितना आएगा 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 1 - P + 2, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, अगर हमारे पास सॉलिड वेपर सिस्टम है या सॉलिड लिक्विड सिस्टम है, H2O सॉलिड लिक्विड सिस्टम है, सॉलिड लिक्विड सिस्टम है, तब क्या होगा, 1 मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर कितने आ जाएगा, अगर हमारे पास H2O सॉलिड है तो फेस की बात की जाए तो दो, क्योंकि सॉलिड है एक लिक्विड है तो दो फेस कंपोजिशन की बात की जाए तो ये 1 2 2 माइनस इक्वल रिलेशन कितनी, एक, तो ये कितने हो जाएगा 1। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, तो 1 - 2 + 2 तो कितना 1। ठीक है, अगर तीनों इक्विलिब्रियम पे है तो H2O सॉलिड, H2O लिक्विड और H2O गैस, अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है तब क्या हो जाएगा, फेस 3, कंपोजिशन 1 2 3, 3 माइनस रिलेशन 2 है, 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है C - P + 2, तो 1 - 3 + 2 तो 3 - 3 0, तो कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ठीक है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, जो कि आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास CaCO3 है, कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 है, ये दोनों सॉलिड है। तब हमारे पास फेस कितना हो जाएगा, सॉलिड अपना अलग अलग फेस दिखाता है तो 1 2 3 3 फेस, कंपोनेंट कितने हो जाएंगे यहाँ 1 2 3, 3 माइनस दोनों के बीच में रिलेशन 1, 3 - 2, ये कितना हो जाएगा 3 - 1, ये कितना होगा 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 2 - 3 + 2, तो 4 - 3 1। ठीक है, 4 - 3 1।
अब यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है तो हमारा फेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है, फेस कम हो रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है, फेस कम हो रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है, फेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो फेस कम होगा। ठीक है, अब यहाँ दो कंडीशन है। अगर हमें निकालना है पी मैक्स और या फिर पी मिनिमम या एफ मैक्स या फिर हमें एफ मिनिमम, तब क्या होगा? अगर इसकी बात की जाए तो डिग्री ऑफ पी मैक्सिमम, फेस मैक्सिमम निकालना है तो एफ को क्या रखना होगा, मिनिमम इक्वल टू पी मैक्स यहाँ पर क्या करना होगा हमें, सी माइनस पी मैक्स प्लस 2। एफ मिनिमम कितना हो सकता है, 0, तो सी माइनस पी मैक्स प्लस 2। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं कि पी मैक्स इक्वल टू सी प्लस 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपसे बन के आ जाएगी। इसको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आप लॉजिक से ही देख सकते हो अपना कि क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है मिनिमम फेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकता है तो फेस मैक्सिमम होगा। अगर आपसे एफ मैक्स पूछ लिया, अगर आपसे एफ मैक्स पूछ लिया तो क्या रखना होगा, एफ मैक्स इक्वल टू सी माइनस पी मिनिमम रखना पड़ेगा प्लस 2, और सी माइनस पी मिनिमम कितना हो सकता है, 1 प्लस 2, तो एक क्या हो जाएगा, सी प्लस 1 एफ मैक्स इक्वल टू। ठीक है, और सेम कहानी यहाँ पर भी वही करना है आपको, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पी मिनिमम निकालना होगा तो क्या होगा, एफ मैक्स लेना होगा, एफ मैक्स इक्वल टू सी माइनस पी मिनिमम प्लस 2। ठीक है, और एफ मिनिमम निकालना है तो एफ मिनिमम इक्वल टू सी माइनस पी मैक्स प्लस 2। सेम कहानी, एफ मिनिमम कितना हो सकता है, 0, एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4। तो इस तरह से कर सकते हो। किसके केस में एफ मैक्स 4 होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम किसकी 4 किसके लिए होता है, तो सल्फर सिस्टम के लिए। ठीक है, यह था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग बात करेंगे गिब्स डेरिवेशन की, कि वो फार्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव किया था एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, ये आया कहाँ से। ठीक है, ये फार्मूला आया कहाँ से। सपोज मान लेते हैं इसका फेस है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और पी फेस है। ठीक है, डॉट 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 मैक्सिमम पी फेस तक गया है। और इसमें कंपोजिशन क्या क्या है, C1, C2, C3 डॉट डॉट डॉट, ये CC तक गया है, मतलब C कंपोनेंट तक गया है। अब ये फेस और ये फेस आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ, सेम C1 कंपोनेंट के साथ, C2 के साथ। सेम कहानी इसके लिए भी। फिर ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में।
अब ये सिस्टम क्या होना चाहिए, आपस में डज नॉट रिएक्ट, ये दोनों केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें वेरिएबल कौन कौन होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर। तो वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल है दो, कौन कौन से, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ हमारे पास कंसंट्रेशन होगा, यहाँ कुछ ना कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिनोट करेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन तो आप लोग को पता ही होगा कि नंबर ऑफ मोल्स, मान लो ए और बी है तो नंबर ऑफ मोल्स ए के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ए प्लस बी के। अब क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये कंसंट्रेशन के टर्म में बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सपोज इसके लिए देखेंगे अल्फ़ा के लिए, तो x1 इंटू अल्फ़ा प्लस x2 इंटू अल्फ़ा प्लस x3 इंटू बीटा डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा, xc इंटू अल्फ़ा के लिए ही, फेस के लिए चलेगा, ठीक है। फिर x2 के लिए बीटा प्लस x3 बीटा, x1 x2 बीटा, x3 बीटा डॉट 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 xc और बीटा के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कितने मेरे कंपोनेंट होंगे, मान लो अगर हमारे पास टोटल कंपोनेंट कितना है, इसमें c है, टोटल कंपोनेंट c है, उनका इनटू क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पास क्या है, फेस है, सी पी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर टोटल वेरिएबल आ जाएंगे हमारे पास, टोटल वेरिएबल सी पी, और ऊपर में कितने थे, दो, तो सी पी प्लस 2 वेरिएबल। ये आपसे पूछ सकता है कि टोटल वेरिएबल कितने होंगे, ठीक है, गिव्स फेज रूल में। अब क्या होता है कि सपोज ये हमारा सिस्टम आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में होने के कारण यहाँ का डेल्टा जी जो होगा इक्वल होगा, डेल्टा जी इक्वल होगा तो मतलब या तो जीरो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल के टर्म में बोले तो केमिकल पोटेंशियल भी बराबर होगा, केमिकल पोटेंशियल भी बराबर होगा। तो फिर रिस्ट्रिक्शन हम लोग देखेंगे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, तो केमिकल पोटेंशियल अल्फ़ा फेज का बराबर होगा, केमिकल पोटेंशियल बीटा फेज का बराबर होगा, केमिकल पोटेंशियल गामा फेज का बराबर होगा, या फिर केमिकल पोटेंशियल पी फेज का, ये सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ टोटल फेज कितना है, पी है। अब एक बात याद रखिए, अगर टोटल 6 फेस है, टोटल 6 फेस है मान लीजिए, तो इनके बीच में रिलेशन कितना होगा, जैसे इन दोनों के दो फेस में कितना रिलेशन है, एक का, दो फेज में एक है, तो 5 6 में कितना रिलेशन होगा, 5, मतलब हम बोल सकते हैं p-1 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, p-1, और c कंपोनेंट के लिए c, तो ये क्या हो जाएगा, Cp-c, ठीक है। अब एक टर्म आता है केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, ये याद रखिएगा, केमिकल एक्टिविटी जो भी होगा इसका AF से डिनोट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। केमिकल एक्टिविटी AF जो होता है वो जीरो होता है, AF जीरो है तो टोटल रिस्ट्रिक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, P था प्लस यहाँ पर कितना है, Cp-c, P प्लस Cp-c, ठीक है, ये टोटल रिस्ट्रिक्शन आया, ठीक है। तो वेरिएबल कितना हो जाएगा हमारे पास, Cp+2 माइनस P प्लस Cp
ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये प्लस सी, ठीक है। ये कट जाएगा तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी माइनस पी प्लस 2। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ डेरिवेशन से क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केमिकल एक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कितना होता है। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी टोटल मोल फ्रैक्शन होगा, समेशन होगा मोल फ्रैक्शन का वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है क्या नहीं, और वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वाटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा वाटर सिस्टम है। अब वाटर सिस्टम में आने से पहले आपको एक रिलेशन याद रखना होगा। मान लीजिए हम लोग फ्यूज़न के लिए बात कर रहे हैं। फ्यूज़न के लिए, फ्यूज़न क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन के, जो कि आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ाई होगा। ये क्या होता है कि dp/dt इक्वल टू डेल्टा H/T del V, ठीक है। इस केस में क्या होगा, डेल्टा H/T इंटू, इसको बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। और क्लैपेरॉन क्लासियस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के टर्म में बोलेंगे उसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा V लिक्विड माइनस सॉलिड। अब हमें पता है कि सॉलिड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड से, क्योंकि सॉलिड क्या होता है, कंप्रेस रहता है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये टोटल टर्म क्या आ जाएगा, dp/dt क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि dp/dt जो भी होगा स्लोप वाटर के लिए 0 होगा। ये सिर्फ वाटर सिस्टम के लिए होता है कि वाटर सिस्टम के लिए स्लोप जो होगा dp/dt नेगेटिव होता है, जिसके कारण ये स्लोप आपको इधर की ओर देखने मिलता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। बाकी सब के लिए, वाटर सिस्टम या वाटर जैसा कोई सिस्टम होगा उसके लिए नेगेटिव होगा, बाकी सब के लिए पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपका सॉलिड है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, और ये गैस है, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में रिलेशन है। यहाँ सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में, यहाँ सब्लिमेशन में क्या होगा कि क्या होगा, लिक्विड और गैस के बीच में रिलेशन है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ क्या है, तीनों के बीच में रिलेशन है, जिसमें को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब सपोज आपसे कहा गया है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 atm फिक्स कर दिए हैं, 1 atm फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। पहले सॉलिड में था, टेम्परेचर बढ़ाते 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 गए, क्या हो जा रहा, ये पहले लिक्विड में आएगा, ठीक है। लिक्विड में आते आते अब इस कंडीशन पे आके क्या होगा, जैसे ये कंडीशन है, ऐसे समझिए इसको। यहाँ पर मैंने पिस्टन लगा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड था, बर्फ़ है, यहाँ हीट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हीट देना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक टाइम आएगा, जैसे ही 100 डिग्री सी आएगा तो क्या होने लगेगा, बर्फ़ जो है बॉईल करने लगेगा। अब लिक्विड, यहाँ से पहले क्या होगा, लिक्विड बनेगा, यहाँ से लिक्विड बना, यहाँ पर क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये बॉइलिंग होने लगेगा। तो 100 डिग्री सी में आके यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में बॉयल हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ बर्फ़ रहेगी या लिक्विड रहेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, गैस रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, देख रही है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ये पूछ सकता है कि ट्रिपल पॉइंट किस
टेम्परेचर पे आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रेशर कितना रहता है 53 पॉइंट पे। और यहाँ से एक नेगेटिव स्लोप वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बस ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। या वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, एक ये क्वेश्चन। ये था आपका इक्विलिब्रिया। अब इक्विलिब्रिया के आपको क्या करना है कि टॉप रैंकर ऐप में जाना है, वहाँ से टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप फ्री में लगा सकते हो। तो वो क्वेश्चन लगाने से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।